नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का साधारण सा मतलब, सीधे शब्दों में मतलब यह है कि पूरे देश में सभी नागरिकों पर लागू होने वाला एक कानून, एक विधान, एक संविधान और एक कानून। आप कहेंगे कि इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि इस देश में कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, और कानून की जो मूर्ति हम लोग देखते हैं वो आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, हाथ में तराजू है। आंख बंद करके भी वो तराजू मतलब बैलेंस्ड फैसला, सभी को समान रूप से एक जैसा फैसला कानून देता है। ऐसा हम लोग देखते और सुनते आए हैं, लेकिन बात ऐसी है नहीं। बात ऐसी इसलिए नहीं है कि पारिवारिक मसले पर, जैसे शादी, तलाक, संपत्ति में अधिकार, बच्चों का मेंटेनेंस, ये तमाम कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर अलग अलग समुदाय के लिए इस देश में अलग अलग कानून है। हम आज चर्चा इस पर इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि जदयू के कुछ बड़े नेता मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं कि इस देश को अलग से नए तरीके से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। मेरा दिमाग चौंका कि आखिर ऐसी बात हो क्या गई। 2024 में चुनाव है, शायद चुनाव को लेकर यह मुद्दा गर्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों को गर्म करने की जिम्मेदारी और आरोप हमेशा भाजपा पर लगता रहा है। भाजपा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता एक मुद्दा रहा है। भाजपा 1998 से इसको अपने मैनिफेस्टो में जारी करते रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे देश में एक विधान, एक कानून लागू करेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से इस बार ऐसी कोई बयानबाजी हो नहीं रही है। फिर जदयू अपनी तरफ से सक्रिय क्यों है? उसके पीछे की मूल वजह यह है कि 22वें विधि आयोग ने कुछ दिन पहले एक ईमेल आईडी जारी किया, मेंबर सेक्रेटरी LCI@gov.in। इस पर इस विधि आयोग ने अगले 1 महीने तक लोगों से रायशुमारी मांगी है कॉमन सिविल कोड को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर। अब यहां से इस मुद्दे का राजनीतिकरण शुरू होता है। चुनाव सामने है, लिहाजा पार्टियां इस विषय को अपने हिसाब से कैश करने की कोशिश करेगी। 1 साल से कम वक्त बचा है। चुनाव में अगर किसी मुद्दा को गर्म करना है तो चूल्हा पर चढ़ाने का सही समय यही है। अभी से चूल्हा पर चढ़ेगा और धीरे धीरे चूल्हे में आंच लगाई जाएगी, तो हो सकता है कि चुनाव के समय वो मुद्दा इतना गर्म हो जाए कि उस मुद्दे के आधार पर राजनीति की रोटी सेकी जा सके। इसके पहले 2016 में भी विधि आयोग ने इस विषय को गंभीरता से खंगाला था और 2018 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस देश को तत्काल समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। और 2016 में इसको क्यों उठाया गया था, उसके पीछे भी बड़ी एक रोचक कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में किसी मामले में अपना फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की कि इस देश में एक कानून होना चाहिए। इस देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो, जो हम पर लागू हो वही आप पर भी लागू हो, और यह जिम्मेदारी विधायिका की है कि वो एक कानून बनाए। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 यह कहता है कि राज्य पूरे देश में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून बनाने की व्यवस्था करेगा, प्रयास करेगा और उसे बनाएगा। लेकिन यह अभी तक बना नहीं। यह कब से चल रहा है, इसके थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझिए। सबसे पहले 1835 के आसपास में इस देश में जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, समान नागरिक संहिता की बात को महसूस की गई। हुआ यह कि जो अंग्रेज यहां पर आए थे इंग्लैंड से, उनके समक्ष यहां की कानून में उनको खुद को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस समय तत्कालीन समाज में यहां पर मुगलों का कानून लागू था और वो जहां से आए थे वहां पर कुछ और व्यवस्था थी। इसलिए उन लोगों ने खासकर क्राइम के विषय में कानून के कोडिफिकेशन की बात की। मैक्स मूलर के
सॉरी, मैकाले, मैकाले की अध्यक्षता में एक कमिटी बनती है और उस कमिटी के एक सदस्य हैं लेक्स लेसी, जो कानून के कोडिफिकेशन की बात करते हैं, और उनकी भी एक सीमा थी, वो क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही तक बात किए। समाज के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझे, और हिंदुओं के लिए अलग कानून था, मुसलमानों के लिए अलग कानून था। जानकार ऐसा कहते हैं कि वो अंग्रेजों की मंशा थी कि दोनों के बीच में एक खाई बनी रहे और एक दिखता रहे कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए अंग्रेजों ने कभी भी आंतरिक मसलों पर हस्तक्षेप नहीं किया। 1857 की क्रांति आ गई और उस क्रांति के बाद तो अंग्रेजों ने एक तरीके से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद ही कर दिया। एक तरीके से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विडो रीमैरिज एक्ट पास हो जाता है। उसके बाद 1928 में हिंदुओं के लिए संपत्ति पर अधिकार को लेकर कानून बनता है। 1937 में पूर्णतया कानून बनता है जो पूरे देश में लागू हो जाता है, जिसमें हिंदुओं के संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से हो, इसके लिए पूरे इंडिया में एक कानून लागू हो जाती है। और 1937 का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस समय पहली बार अंग्रेजी सिस्टम के अंतर्गत इस देश में मुसलमानों के लिए शरिया लागू हुआ। गंभीरता से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। हुआ यह था कि यहां जो भी मुस्लिम थे वो 99% कन्वर्टेड थे, और जो भी कन्वर्ट हुए थे वो जिस क्षेत्र से थे, जिस समाज से आए थे, वो अपनी समाज की कुछ परंपरा, कुछ मान्यता को लेके आए थे और उन मान्यता के और उन परंपराओं के साथ चल रहे थे। लिहाजा पूरे देश के में इस्लाम को मानने वाले लोगों के बीच में भी एक कानून नहीं था। लेकिन 1937 वो पड़ाव है जहां पर यह फैसला हुआ कि अब मुसलमानों के लिए भी इस्लामिक लॉ मैरिज के अंतर्गत ही फैसला होगा और यह पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। इसलिए 1937 इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद भी सुधार कुछ कुछ होता रहा। आजादी के बाद सुधार हुई। सबसे पहले हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप हुआ। 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट आया, जिसमें माइनॉरिटी गार्डियनशिप एंड एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस, इन तमाम चीजों पर एक कानून बना। यहां पर माइनॉरिटी से यह मत समझिएगा कि अल्पसंख्यक की बात हो रही है। माइनॉरिटी से मतलब यह हो गया कि जो एडल्ट नहीं है उनके एडॉप्टेशन और मेंटेनेंस के लिए भी एक विधान की व्यवस्था की गई। बी आर अंबेडकर का भी यह मत था कि इस देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो। हालांकि वो इस बात के पक्षधर थे कि इसके लिए समाज को तैयार किया जाए। कितने दिन में किया जाए इस बात पर वो मौन रह गए हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक ही कानून होगा तभी हिंदुओं के बीच की खाई मिटेगी और मुस्लिमों में भी महिलाओं को अधिकार मिलेगा। अब आ गए हम मुद्दा पर। मुद्दा यह है कि एक वर्ग विशेष, खासकर मुस्लिम समाज की ओर से कॉमन सिविल कोड का विरोध होता है। विरोध इसलिए होता है कि उनका मत है कि हम शरिया के अनुसार संचालित होते हैं और हम शरिया को ही मानते हैं, मान्यता भी प्राप्त है। हम लोगों ने 1985 में साहबानो केस को देखा है, जो अपने पति के द्वारा परित्यक्त कर दी गई, तलाक दे दिया गया। उनके पति का नाम था मोहम्मद अहमद खान, और तलाक देने के बाद उचित मुआवजा न मिलने के कारण शाहबानो कोर्ट की शरण में चली जाती है। कोर्ट साहबानों के, लोअर कोर्ट साहबानों के हक में फैसला देता है। उनके शौहर जो थे मोहम्मद अहमद खान खुद वकील थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शरिया के मुताबिक जो मेंटेनेंस मुझे देना है वो मैं दे दिया, अब हम इससे आगे नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और इंडियन क्रिमिनल कोड के सेक्शन 125 के आधार पर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के कानून के मुताबिक मोहम्मद अहमद खान को निर्देश दिया कि आप शाहबानों को मेंटेनेंस दें।
विवाद यहां से शुरू हुआ। ये वो दौर था जब देश की दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले दक्षिणपंथी राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को गर्म कर रही थी। इस्लामिक स्कॉलर विधायिका के सामने खड़े हो गए और कहे कि हम शरिया में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी ने कोर्ट के फैसले को पलट दिया और वहां से भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, शरिया में हस्तक्षेप करते हुए ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर भी समूल रूप से इस देश में एक विधान और एक कानून नहीं है। एक राज्य है इस देश का ऐसा, गोवा। 1961 में वो पुर्तगालियों से आजाद हुआ और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। बारह अगस्त 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और वहां पर पुर्तगाली सिविल कोड चलता है। उसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को 4 शादी करने की इजाजत नहीं है, 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने की इजाजत नहीं है। हां, हिंदुओं को 2 शादी करने की इजाजत वहां है, वो परिस्थिति जन्य है। परिस्थितियां ये है कि अगर हिंदू की पत्नी 21 साल की उम्र तक बच्चा पैदा न करे और 30 साल की उम्र तक बेटा पैदा न करे तो गोवा का कानून उस हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने की इजाजत देता है। यद्यपि 1910 के बाद से इस कानून का किसी ने फायदा नहीं उठाया या किसी को फायदा नहीं मिला है। आज इस देश में यह मुद्दा एक बार फिर गर्म होने जा रहा है, चूंकि राजनीतिक पार्टियां इस विषय को लेकर सक्रिय हो गई हैं। 2019 में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड को डाला था, समान नागरिक संहिता कानून को कि हम लागू करेंगे, ऐसा ऐलान इन्होंने किया था। नारायण लाल पंचारिया 2019 में सदन के अंदर एक प्राइवेट बिल लेके आते हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर, लेकिन सहमति नहीं बनती है। और 2020 में किरोड़ी लाल मीणा भी इस विषय पर बिल लेके आते हैं संसद में, लेकिन बात नहीं बन पाती है। आज बात बनेगी या नहीं बनेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि यहां से राजनीति की बात बननी शुरू हो जाएगी। विधि आयोग के मामले को जिस तरीके से जदयू ने उठाया है और दूसरे विपक्षी दल भी उठाएंगे, जाहिर सी बात है कि भाजपा भी पलटवार करेगी। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद शब्द इसके लिए अनुचित होगा, आशंका ऐसी है कि चुनाव आते आते संभव है कि कॉमन सिविल कोड के विषय को इतना गर्म कर दिया जाए कि इस विषय पर पोलराइजेशन की जा सके। अगर पोलराइजेशन का मसला नहीं होता तो विधि आयोग ने राय मांगा है, लोग राय दें या न दें, राजनीतिक पार्टियों को इस पर बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से और अपने बयानों के माध्यम से अपने पक्ष में, अपने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज ये सवाल मौजू है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सवाल बड़ा सवाल बनकर देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के सामने खड़ा हो जाए। हम भी पड़ताल जारी रखेंगे और हम भी नजर रखेंगे किस पार्टी का क्या रुख है, और आप भी नजर रखिए किस पार्टी का क्या रुख है। मेरा तो यह मत है कि इस देश में एक कानून होना चाहिए, तभी समता का अधिकार सबको प्राप्त होगा। पूरे यूरोप में एक कानून है, पूरे अमेरिका में एक कानून है, पूरे इस्लामिक कंट्रीज में शरिया के मुताबिक ही सही, लेकिन एक कानून है। फिर भारत में 10 तरह का कानून क्यों? यह सवाल उठ सकता है कि कुछ एक जनजातियों की परंपरा को संरक्षित करने के नाम पर उनको लिबर्टी दी जा सकती है। रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जब तक समान नहीं होंगे
तब तक समान विकास नहीं होगा, और जब तक समान विकास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विश्व गुरु कहलाने की स्थिति में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि डिस्पैरिटी सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही है, हिंदुओं में भी समान नागरिक कानून की आवश्यकता है। नॉर्थ इंडिया के हिंदू और साउथ इंडिया के हिंदुओं के कानून में फर्क है, इनके बीच भी समानता आनी चाहिए। इसलिए कोई ये ना समझे कि इस कानून के माध्यम से मुसलमानों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है या मुसलमानों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है। यह हस्तक्षेप समान रूप से सभी के आंतरिक मामलों में होगी, और यह सभी के आंतरिक मामलों में नहीं होगी, यह हस्तक्षेप देश की अंतरात्मा में होगी। क्योंकि सभी को, जब कानून के समक्ष सब एक समान है, तो फिर एक विधान, एक संविधान और एक कानून होना चाहिए। सोचिएगा जरूर, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बने रहिए लेट्स डिस्कस के साथ, फिर हम आपके साथ साझा करेंगे कोई नया मुद्दा, कोई नए विषय पर हम बात करेंगे आपसे। धन्यवाद।